Namaskar and good evening all. I, Surbhi Raghunath, welcome all of you viewers on behalf of Abdominal Cancer Trust on this awareness webinar on abdominal cancer. I would like to welcome our guest of honor, Mr. Netrapal Singh, CEO of Aditya Birla Housing Finance Limited, and our chief guest, Dr. Simardeep Singh Gill, COO of CK Birla Group of Hospitals. Abdominal Cancer Day, an initiative to educate people about the preventive aspects and early presentation of abdominal cancer. With this aim, Dr. Sandeep Jain founded Abdominal Cancer Day in order to spread awareness on abdominal cancer. Now, I would like to request and invite Dr. Sandeep Jain, founder of Abdominal Cancer Day and Abdominal Cancer Trust. He's a renowned GI surgeon, liver pancreatic pediatric surgeon. He's presently associated with Rukmani Birla Hospital. He has an experience of working around 15 years and has operated more than 10,000 cases. Please welcome Dr. Sandeep Jain, sir. नमस्कार। आज हम एब्डोमिनल कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले 15 साल में अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर मरीज़ अपने लक्षणों को, जो पेट की बीमारियों के कारण उनको होते हैं, टालते रहते हैं और तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब तक प्रॉब्लम बिल्कुल उनको कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ती है। इसके कारण जो ये हमारी लड़ाई है कैंसर के साथ, वो हम अंत में हार जाते हैं। तो इसी बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। एब्डोमिनल कैंसर्स जो एक ऐसी बीमारी जिससे हम बच भी सकते हैं और जिसको हम ठीक भी कर सकते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारी ज़्यादातर पब्लिक, हम सब लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं और हम उस लाइन में लगे हुए पाए जाते हैं जिसमें कि बीमारी का इलाज करना पड़ता है, चाहे वो दवाइयों से, चाहे वो ऑपरेशन से। हम लाइफस्टाइल चेंज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आने वाले प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इस बीमारी से बच सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के पिछले साल हमने एब्डोमिनल कैंसर डे की स्थापना की। एब्डोमिनल कैंसर जो हैं वो मुख्य रूप से 7 तरीके के होते हैं, जिसमें कि ईसोफेगस, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक मतलब आमाशय, स्टमक, अपेंडिक्स, कोलन एंड रेक्टम, इनके कैंसर्स मुख्यतः पाए जाते हैं। अब इस एब्डोमिनल कैंसर डे को मनाने का पर्पस या इसका लक्ष्य क्या है? आमतौर पे कैंसर को हम डराने वाली बीमारी मानते हैं, जिससे सब लोगों को बहुत डर लगता है कि इससे तो जान चली जाएगी। एब्डोमिनल कैंसर डे की स्थापना इसी आइडिया को जुटलाने के लिए की गई है, लोगों को अवेयर करने के लिए की गई है कि जिससे कि वो इससे बच भी सकें और अर्ली यानी कि जल्द से जल्द होने पे इसको इलाज करा पाएँ। हमारी दुनिया में सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो कैंसर है और पहला मुख्य कारण है दिल की बीमारियां। कैंसर्स में भी पेट के कैंसर्स सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर कॉज ऑफ डेथ हैं, जो कि लंग कैंसर के बाद हैं। फिर भी हमारे दिमाग में इसको लेके कोई चिंता नहीं जागती जब हम कोई भी पेट का लक्षण फेस करते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मान लेते हैं आज हम सब बैठे हुए हैं और अचानक हमारे में से किसी को भी, भगवान न करे, दिल में, चेस्ट में कोई पेन हो जाए, तो वो सब काम छोड़ के दिल के डॉक्टर के पास भागेगा, क्योंकि उसको ये जानकारी है कि दिल का जो दर्द है, चेस्ट का जो पेन है, वो हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। लेकिन ऐसी जागरूकता हमारे पेट की बीमारियों के बारे में नहीं है। इस वजह से पेट की बीमारियां बढ़ते बढ़ते जानलेवा रूप धारण कर लेती हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में पेट के कैंसरों के लिए कोई भी दिन तय नहीं है और इसीलिए इस दिन को बनाना शुरू किया है पिछले साल से, जिससे कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ। अब आप देखिए कि 20% मेल्स और 17% फीमेल्स, उन सबको कैंसर कभी भी हो सकता है और इनमें से 10% लोगों की जान जाना तय है। इसको लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ डेथ माने कि जान जाने के मुख्य बीमारी वाले कारण सबसे अधिक दिल की बीमारियां, लेकिन उसके बाद कैंसर्स। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ये दिखाया है कि निम्न प्रकार के रिस्क फैक्टर्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इनसे कितनी जानें हर साल जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हर साल 10 मिलियन लोग, स्मोकिंग 6 मिलियन, हाई ब्लड प्रेशर 5 मिलियन, ओबेसिटी 4 मिलियन, हाई कोलेस्ट्रॉल 4 मिलियन, अल्कोहल 2 मिलियन, पुअर डाइट, हमारे खाने पीने में सब्जियों और फलों की कम होना 3 मिलियन और हमारा
फिजिकली इनएक्टिव होना 1 मिलियन जान का रिस्क पैदा करता है। कैंसर डेथ रेट्स बाय टाइप वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया भर में अगर हम टॉप 11 कैंसर डेथ्स को लें, उनमें से 6 डेथ्स के कारण पेट की बीमारियां हैं, पेट के कैंसर हैं। इंडिया में भी हर साल हम 2.5 से 3 लाख लोगों की जान खोते हैं सिर्फ पेट के कैंसर्स की वजह से। 1975 से लेके 210 के बीच में 20% बढ़ोतरी हुई है जान के मामले में। उम्र बढ़ी है लोगों की अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है उसके बाद। सिमिलरली इन 2016 द रिस्क ऑफ डेथ, मतलब कि लोगों ने कम जानें खोई हैं बिकॉज ऑफ कैंसर। इंडिया में कैंसर स्टैटिस्टिक्स जो दिखाता है कि कम से कम 10% पेट के कैंसर की वजह से लोगों की जानें जाएंगी अगर 75 साल के अंदर की उम्र तक। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द ऑथर ऑफ हिज और आवर ओन हेल्थ और डिजीज़, माने हम अपनी बीमारी और हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आइए जानते हैं ये कैसे संभव है। एब्डोमिनल कैंसर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। 90 से 95% कैंसर जो हैं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। सिर्फ 5 से 10% कैंसर हमारी जेनेटिक और इनहेरिटेड डिजीज से रिलेटेड है। कॉमन एनवायरमेंटल या लाइफस्टाइल कॉजेज ऑफ कैंसर वो क्या हैं? टोबैको, तंबाकू किसी भी फॉर्म में 30%, अल्कोहल 10%, पुअर डाइट एंड मोटापा 30 to 35%, जिसमें कि कम मात्रा में सब्जियां और फ्रूट्स का खाने की आदत, हाई मात्रा में नॉनवेज खाने की आदत, ये कम से कम 15 से 20% कैंसर को बढ़ाता है, पेट के कैंसर को स्पेशली। बाकी के कारणों में इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, रेडिएशन, ऑटो इम्यून बीमारियां, इनके कारण से कैंसर होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सबको जाननी है वो ये है कि कैंसर एक फैलने वाली माने कि छूत की बीमारी नहीं है। अब हम आते हैं वेट कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, इनकी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी कैंसर प्रिवेंशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैंसर रिस्क आफ्टर टोबैको यूज आर वेट कंट्रोल, डाइटरी चॉइसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी। अमेरिका में हर साल जितने भी कैंसर डेथ होते हैं उनमें से 1/3 कैंसर डेथ सिर्फ टोबैको के सेवन से होते हैं। अनदर 1/3 ओबेसिटी या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से होते हैं और 20% सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से होते हैं। तो मित्रों, कैंसर एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, इसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन मोस्ट केसेस जीन्स आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज। 90 to 95% केसेस में हमारी बीमारी, चाहे वो कैंसर ही हो, मुख्यतः हमारी आदतें डिसाइड करती हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है कि 2020 में हमारी दुनिया की पॉपुलेशन जो है लगभग 7.5 बिलियन होगी और इसमें से 15 मिलियन न्यू केस कैंसर के होंगे और उन 15 में से 12 मिलियन लोगों की कैंसर से डेथ हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस 12 और 15 मिलियन के 90% लोग कम हो जाएं, कैसे? अपनी आदतों को सुधार के, तो सोचिए दुनिया में से कैंसर का बर्डन कितना कम हो गया। एब्डोमिनल कैंसर प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस माने कि आउटकम, मतलब इस कैंसर से अल्टीमेटली क्या होगा, जान बचेगी कि नहीं बचेगी। इसके पीछे क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? कैंसर का टाइप जो कि हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, स्टेज ऑफ द कैंसर, बीमारी पकड़ने के टाइम पे, ये हमारे हाथ में है क्योंकि ये दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच गए बीमारी के लक्षण पैदा होते ही। ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, मतलब हमारी ओवरऑल हेल्थ कितनी अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, ये भी डिसाइड करता है हमारे खाने पीने की और आदतों के ऊपर। अब कुछ बात करते हैं कैंसर स्टेज के बारे में। कैंसर स्टेज मुख्यतः 4 तरह से होती है। फर्स्ट स्टेज में कैंसर बहुत छोटा होता है, सेकंड स्टेज में थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन कहीं फैला हुआ नहीं होता। तीसरी स्टेज का जो कैंसर है वो आसपास की लिम्फ नोड्स में तक फैला हुआ होता है और चौथा और आखिरी स्टेज है जब वो पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसमें कि हम उसको कुछ इलाज नहीं कर सकते। एक कैंसर स्क्रीनिंग नाम की चीज़ होती है जिसमें लक्षण पैदा होने से पहले ही हम कोई टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट से हमें कैंसर बहुत ही शुरुआती रूप में पकड़ में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेट के कैंसर में ये स्क्रीनिंग सिर्फ बड़ी आंत के कैंसर में ही एप्लीकेबल है, माने कि कैंसर ऑफ रेक्टम एंड कोलन। पिछले 50 सालों में
कैंसर कोलन और रेक्टम की वजह से जो डेथ होती है उसमें 50% कमी आई है सिर्फ इस स्क्रीनिंग के चलते। अब मैं अगर आपको बताऊं हम कितने अनअवेयर हैं या कितने लापरवाह हैं अपनी सेहत को लेके, वो इस बात से आपको अंदाजा लगेगा। पिछले 15 साल में अगर मैंने 10 मरीजों को बोला है कि आप कोलोनोस्कोपी कराइए, तो उसमें से सिर्फ एक आदमी ने स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कराई है। इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे समाज का और कैंसर का क्या रिश्ता है? हमारे समाज में कैंसर को एक टैबू की तरह देखते हैं, उससे डरते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि कैंसर इतनी डिफिकल्ट बीमारी है कि इससे हम बच नहीं सकते। कैंसर होना मतलब डेथ सेंटेंस। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इसको डायग्नोसिस को बिल्कुल नॉर्मल बीमारी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से क्यूरेटिव ट्रीटमेंट संभव है। हमेशा याद रखिए कि जितना जल्दी हम एब्डोमिनल कैंसर को पकड़ेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं इससे क्योर प्राप्त करने के। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम बॉडी में क्या चेंजेस को नोट करें जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने स्पेशलिस्ट के पास जा सकें। इसके लिए हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें कोई पेट के लक्षण होते हैं उसको हमें चेक कराने की ज़रूरत है समय पे। अब आने वाला प्रेजेंटेशन यही बात आपको बताएगा कि कौन से वो अर्ली साइंस हैं पेट के कैंसर के जिनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ के स्पेशलिस्ट को जल्दी से जल्दी दिखा के अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। सो वो कौन से लक्षण हैं जिनको हमें ध्यान रखना है? ये लक्षण ऑनगोइंग, अनएक्सप्लेन्ड और अनयूजुअल हो सकते हैं। ऑनगोइंग सिम्टम्स या लक्षण का मतलब है जो लक्षण 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा आपको चल रहे हैं, चाहे वो मामूली सिम्टम्स ही क्यों ना हो, जैसे कि खांसी का आना, बॉवल हैबिट्स में चेंज होना, मुंह में कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, या पेट में डकारें आ रही हैं, या भूख नहीं लग रही है, या पेट फूला फूला लग रहा है खाने के बाद। ये कहने को मामूली लक्षण है, लेकिन अगर ये 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको चल रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स मतलब कि वो लक्षण जिनका ऑब्वियस कॉज, जिसका कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई भी गांठ अचानक हो गई पेट में, या आपके मुंह में उल्टी में या पॉटी में खून आने लग जाए, या फिर आपको भूख कम लगने लग जाए और आपका वजन गिरने लग जाए, तो ये सिम्टम्स भी चिंताजनक हो सकते हैं। अनयूजुअल सिम्टम्स मतलब कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा चेंज जो कि नॉर्मली नहीं होता। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को दिन में 1 बार टॉयलेट जाना होता है, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से या 1 महीने से वो दिन में 4 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल कैंसर्स? कैसे हम जाने कौन से लक्षण इंपॉर्टेंट हैं? कोई भी ब्लीडिंग होना, वेट लॉस होना जो कि आपकी डाइट या एक्सरसाइज शेड्यूल से लिंक नहीं है, कोई भी गांठ होना, पेन होना, वो पेन जो 3 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा तक चल रहा है और रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि इन लक्षणों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 100% कैंसर हो गया है आपको, लेकिन फिर भी सेंसिबल ये है कि इनको हम तुरंत जाके डॉक्टर से चेक कराएं, क्योंकि अगर ये कैंसर नहीं भी है तो भी किसी ना किसी ऐसी बीमारी का सूचक है जिसका इलाज जरूरी है। अगर ये कैंसर है तो जितना जल्दी हम इसे पकड़ें उतना ही जल्दी हम इससे निजात पा सकते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी हैव सीन योर डॉक्टर, अगर आप ऑलरेडी अपने डॉक्टर से मिल चुके हैं लेकिन फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाइए और ज़रूरत पड़ने पे आप अपना डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कौन से इन कैंसर के मुख्यतः लक्षण होते हैं जो अर्ली स्टेज में पाए जाते हैं। ईसोफेगस कैंसर अर्ली स्टेज में नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, मामूली सिम्टम जैसे भूख ना लगना, अनईजी होना, डाइजेशन प्रॉपर ना होना। स्टमक कैंसर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। पैनक्रियाटिक कैंसर्स अगेन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। लिवर कैंसर अगेन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस। गॉल ब्लैडर बिलियरी ट्रैक्ट अर्ली स्टेजेस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। कोलन एंड रेक्टल कैंसर्स अर्ली स्टेज नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो आप ये देखिए कि मैंने हर बीमारी के आगे अर्ली स्टेज में जो सिम्टम्स बताए वो सिंपल एक लाइन बताइए, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि अगर अर्ली स्टेज में हमें बीमारी को पकड़ना है तो सिम्टम का खास होना ज़रूरी नहीं है। जो आम तौर पे हमें इंडाइजेशन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वही हर कैंसर में, पेट में अर्ली स्टेज के कैंसर का लक्षण होते हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन लक्षणों का 2 से 3 हफ्ते तक बने रहना इम्पॉर्टेंट है, और उसी स्थिति में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओल्ड पेशेंट्स में एब्डोमिनल कैंसर मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 65 साल से ऊपर है, उन सब व्यक्तियों में हमारे 2/3 पेट के कैंसर्स पाए जाते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इनमें भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव है,
क्योंकि आज की मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जितने भी पेशेंट मेरे पास कैंसर के आए हैं, पेट के कैंसर के, उनमें से 60% पेशेंट मेरे पास जब आए और जब मैंने उनको डायग्नोज किया तो उनको मैंने पाया कि वो लास्ट स्टेज में है। 25% पेशेंट्स जो हैं वो थर्ड स्टेज में डायग्नोज हुए और सिर्फ 15% फर्स्ट और सेकंड यानी कि अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुए, जहां पे उनका सबसे अच्छा इलाज हो सकता था। अब हम आते हैं कि इन सब मरीजों ने कितना टाइम वेस्ट किया लक्षण पैदा होने से और मेरे आने के बीच में। तो अब इसमें देखेंगे कि सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे हैं जो पहले 30 दिन में लक्षण पैदा होने के मेरे पास आ गए। बाकी 80% मरीजों ने 3 महीने से लेके 1 साल से ज़्यादा तक का टाइम गंवाया डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले। अब आप इन दोनों को लिंक करिए तो देखेंगे कि ये जो 80% पेशेंट हैं जिन्होंने 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लगाया लक्षणों को इग्नोर करके, ये वही 80% पेशेंट्स हैं जो कि एडवांस स्टेज में मेरे पास आए, जैसे कि स्टेज 3 और 4, जहाँ पे ज़्यादा हम कुछ इनका फ़ायदा नहीं कर सकते। अब इससे समझने वाली बात यह है कि जितना हमारी बीमारी लंबे टाइम तक हम टालते रहेंगे उतना ही स्टेज ज़्यादा होगी। जितनी स्टेज बीमारी की ज़्यादा होगी उतना कम चांस होगा बीमारी को जड़ से ठीक करने का और उम्र बढ़ाने का। जितना स्टेज ज़्यादा होगी उतना ही दोबारा कैंसर होने का रिस्क होगा। जितनी स्टेज ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की। जितनी स्टेज ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा सफरिंग होगी पेशेंट की, किसकी वजह से? बीमारी और ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। जितनी स्टेज ज़्यादा होगी उतना ही हमारी उम्र कम होगी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी और उतना ही कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी ज़्यादा होगा। सो फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस इन एब्डोमिनल कैंसर इंक्लूड्स कैंसर सर्वाइवल कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। हम बहुत अच्छे तरीके से अपना सर्वाइवल, अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं कैंसर होने के बावजूद बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैंसर्स डायग्नोज एंड ट्रीटेड एट द लेट स्टेज। किस तरीके से? जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके और जल्दी से जल्दी इनका डायग्नोसिस करवा के। हमारे कारण क्या हैं जिनकी वजह से हमारा डायग्नोसिस लेट होता है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे मुख्य कारण है कि हमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन से लक्षण जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मरीज इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते इस डर से कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ टेस्ट करा लेंगे, टेस्ट में कोई बीमारी आ जाएगी और हम फंस जाएंगे। वो ये नहीं समझते कि अगर वो डायग्नोसिस नहीं करेंगे उससे कैंसर थोड़ी शरीर से गायब हो जाएगा। कैंसर वहीं का वहीं है। अगर वो अंदर है तो अगर हमने डायग्नोज नहीं किया तो भी वो फैलता रहेगा और जान ले लेगा। हमें ये समझ ही नहीं है कि कोई भी पेट का सिम्टम या लक्षण अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो वो किसी ना किसी एब्डोमिनल कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो प्लीज़ याद रखिए, व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ यू आर इन चार्ज। अगर आपने जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर से नहीं मिले तो आपकी बीमारी फैल जाएगी और उसका क्योर नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर केसेस में कैंसर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये कैंसर निकला भी तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगा और उसका पुख्ता इलाज हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स हम ये माने कि कैंसर मीन्स डेथ? नो, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर जो है एक डेथ सेंटेंस नहीं है। आप ये समझिए कि हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से मरना ही है, लेकिन हम डेफिनेटली अपनी डेथ एब्डोमिनल कैंसर की वजह से होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना अपने लक्षणों को लेके बिना इग्नोर किए बहुत ज़रूरी है। हमारे एक्सपीरियंस में अब इतने सारे मरीज हैं जो प्रॉपरली एब्डोमिनल कैंसर को ट्रीट करके नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं। ये स्लाइड दिखाती है 1 साल, 5 साल और 10 साल सर्वाइवल कैंसर का, पेट के कैंसर की वजह से। और इसमें सारे वो पेशेंट्स भी मौजूद हैं जिनमें कि स्टेज 3 और 4 कैंसर है। अगर हम इस नॉलेज की वजह से इन स्टेज और 3, 4 की बजाय फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आ जाएं तो ये सारे के सारे सर्वाइवल फिगर्स जो हैं ये 10 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। तो कृपया याद रखिए कि हम सब किसी ना किसी कारण से मरने वाले हैं, लेकिन हम एब्डोमिनल कैंसर की वजह से अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादातर एब्डोमिनल कैंसर हमें एक बहुत अच्छा चांस देता है लॉन्ग लाइफ जीने का, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक जागरूक मरीज़ जिसको ये पता है कि लक्षण होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अब हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट के तरीके अवेलेबल हैं? हमारे ट्रीटमेंट के 2 मकसद होते हैं, एक मरीज़ की उम्र बढ़ाना और एक मरीज़ की तकलीफ कम करना। मरीज़ की तकलीफ कम करने का इलाज सिर्फ उस मरीज़ में किया जाता है जिसमें हम उम्र नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मरीज़ लास्ट स्टेज में हमारे पास आया है।
ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या इन तीनों का कंबाइंड रूप से एप्लीकेशन। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का मकसद जैसा कि मैंने कहा उम्र बढ़ाना है, उसमें सर्जरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। सर्जरी में आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गई है, अब हम की होल सर्जरी मतलब दूरबीन द्वारा सारे टाइप के पेट के कैंसर्स का इलाज कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे कैंसर्स का लास्ट स्टेज में आने के बाद भी इलाज कर सकते हैं। वो कौन से कैंसर हैं? बड़ी आंत का कैंसर, अपेंडिक्स का, पेट का कैंसर, जब उसमें पेरिटोनियम में मेट्स हो जाते हैं तो उसको हाईपैक सर्जरी बोलते हैं। और इसी तरह अगर ये कैंसर लिवर में फैल जाए तो हम लिवर का टुकड़ा निकाल के भी इसका इलाज कर सकते हैं। पेलिएटिव ट्रीटमेंट, इसका मकसद है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, मरीज की तकलीफ कम करना। इसमें सर्जिकल बाईपास, खाने का बाईपास बनाना, या फीडिंग ट्यूब डालना, या स्टेंट डालना जिसमें कि पीलिया और खाने की नली का रास्ता बनाना है, शामिल है। अब हमारे पास, अब जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कुछ हमारे फैमिलीज के कंसर्न हैं जो मरीज जब मेरे पास लेकर आते हैं तो मुझसे पूछते हैं। ये सवाल इसलिए मैं जाहिर कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमारे को कितनी जानकारी का अभाव है। जैसे ज़्यादातर मरीज मुझसे पूछते हैं, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम सर्जरी नहीं कराना चाहते, हमारा मरीज तैयार नहीं है। उनको ये नहीं पता कि वो मरीज तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसको जानलेवा बीमारी है। कुछ कहते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। उनको ये नहीं मालूम कि अगर इलाज ढंग से टाइम पे नहीं कराएंगे, ऑपरेशन टाइम पे नहीं कराएंगे तो इलाज का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है और मरीज़ की जान भी नहीं बचेगी। कुछ कहते हैं कि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। वो ये नहीं समझते कि इस बीमारी का इलाज टाइम पे ना होने से तो 100% रिस्क है। कुछ कहते हैं कि कैंसर जो है सर्जरी हम इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि उसको छूने से वो फैल जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भी कैंसर सिर्फ छूने से नहीं फैलता है। कुछ लोग जो हैं सेकंड ओपिनियन लेते हैं अपने दोस्तों से, कोलीग से, कुछ अपने जानकार डॉक्टरों से जो कि इस सब्जेक्ट के माहिर नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे अपने मरीज के बारे में जानकारी चाहते हैं बिना मरीज दिखाए। कुछ लोग डर के मारे एडवांस टेस्ट कराने की सलाह देते हैं जैसे कि पेट स्कैन। मैंने अभी तक कोई फैमिली और मरीज नहीं देखा जिसने मुझसे ये पूछा हो कि मेरी बीमारी का रिस्क क्या है अगर मैं ऑपरेशन ना कराऊं, जो कि सबसे रेलेवेंट सवाल है। काफ़ी सारे मरीज इस जानने की पीछे पड़े रहते हैं, इस जानकारी के कि हमारे पेशेंट को जो कैंसर हुआ है उसके पीछे कारण क्या था। उनको ये नहीं मालूम कि कारण जानना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक मरीज में अगर कैंसर हो गया तो उसको कारण जाने चाहे नहीं जाने, उसमें हमारा इलाज सेम रहता है। ये उस तरह की सिचुएशन है जैसे मान लेते हैं हम में से किसी के घर में आग लग जाए, तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, आग बुझाना या ये जानना कि आग क्यों लगी? तो आग बुझाना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ लॉस्ट बैटल। कुछ लोग ये समझते हैं कि मरीज का आप ऑपरेशन करा के क्या करेंगे डॉक्टर साहब, ये तो वैसे ही मरने वाला कैंसर हो गया, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये गलत है। दूसरा, लोग एक और चीज़ में बड़े परेशान रहते हैं कि अब इलाज करा के क्या फ़ायदा, ये तो दोबारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ 5 to 10% पेशेंट में दोबारा होता है, बाकी सब मरीज सक्सेसफुली ट्रीट होते हैं। अब आप हमें ये जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रिकरेंस होना, दोबारा होना भी हमारे ही हाथ में है। कैसे? अगर हम लक्षणों को इग्नोर किए बिना जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो हमारी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी। अगर जल्दी पकड़ में आ जाएगी तो उसका जल्दी इलाज हो जाएगा समय पे, और उस स्थिति में रिकरेंस ना के बराबर है। और हम ये भी देखें, इस बीमारी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें। कैंसर जो है इसको हम किसी भी आम बीमारी की तरह समझें, और कोई भी आम बीमारी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो सकती है। अगर दोबारा हो जाए कैंसर तो भी ये याद रखना जरूरी है कि दोबारा हुए कैंसर का भी उतना ही अच्छी तरीके से इलाज हो सकता है। कुछ मरीज कहते हैं कि अब हमारा मरीज तो 70-80 साल का है, इसका इलाज करा के क्या करेंगे, इनकी उम्र तो पूरी हो गई है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनको हमने 70 साल में ऑपरेट किया और आज 80-85 साल के हैं, पिछले 10-15 साल के अंदर। तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट जो था उनकी उम्र 106 साल थी जब हमने उनको लिवर कैंसर के लिए ऑपरेट किया। और आपको जान के खुशी होगी कि इससे सीखने वाली हमारे को 2 बातें हैं। पहली, उस मरीज के अंदर जीने की इतनी इच्छा शक्ति थी कि उसने 106 की साल में भी हिम्मत नहीं हारी। और दूसरा, उस व्यक्ति के फैमिली की जिन्होंने 106 की उम्र में भी अपने पिताजी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। तो अब ये तो वो कंसर्न्स थे जो अनरियलिस्टिक थे, जो बिल्कुल एक्चुअली यूजफुल नहीं थे। लेकिन तो यूजफुल रियलिस्टिक गोल्स क्या होने चाहिए? हमेशा काम के सवाल पूछिए। जैसे अगर बीमारी को हम इलाज ना कराएं, ऑपरेशन नहीं कराएं तो क्या रिस्क है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है इस इलाज के अंदर, आपका एक्सपीरियंस क्या है डॉक्टर इस बीमारी को ट्रीट करने का।
अगर आपको ज़रूरत है, आप समझ नहीं रहे हैं, तो आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए। जल्दी से जल्दी सर्जन और हॉस्पिटल सेलेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट चालू करिए। हमारे अपने डॉक्टर की जो भी सलाह है उसकी पूर्ण रूप से उस पर अमल करिए। जब मरीज बीमारी से ठीक हो जाए ऑपरेशन के बाद, उसके बाद फॉलोअप विजिट्स प्रॉपरली जाइए और उस पर टेस्ट कराइए। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि समय पे इलाज करने से कॉस्ट और जान दोनों बचती है। हमारी लिमिटेशन क्या है एज एब्डोमिनल कैंसर सर्जन्स? पहली, ऑपरेशन के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, दूसरी, उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जान का खतरा, और तीसरी, सक्सेसफुल इलाज के बाद भी दोबारा कैंसर होने का खतरा। लेकिन ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस, तीनों लिमिटेशंस एक्चुअली आपके हाथ में है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप जागरूक हो जाएंगे और अर्ली स्टेज में मरीज को लेकर आ जाएंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, उनकी वजह से जान का खतरा और दोबारा होने का खतरा, ये सब ही मिनिमाइज हो जाएंगे। अब कुछ बातें मैं उन लोगों को बोलूँगा जो हमारे सक्सेसफुल कैंसर सर्वाइवर्स हैं लेकिन अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं हो पाए हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। प्लीज़ आप जितना जल्दी नॉर्मल लाइफ में आ पाएँ उतना जल्दी आइए। रेगुलर रूटीन फॉलो करिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स। अपनी एक्टिविटीज़ जिसमें भी आप एंजॉय करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, उनमें इन्वॉल्व होइए। अपनी पसंद की चीज़ें खाइए। अपने आप को और फैमिली मेम्बर्स को ये फील बिल्कुल मत कराइए कि आप बीमार हैं और इनकैपेसिटेटेड हैं। हमेशा चिंता में रहने वाले एक्सप्रेशंस के साथ मत रहिए। दूसरे लोगों से बिल्कुल भिन्न मत समझिए। हमेशा याद रखिए कि आप वो पहले व्यक्ति हैं होंगे अगर आपने अपने आप को इस नेगेटिव सोच से छुटकारा नहीं दिलाया तो लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अगर आप खुद अपने आप को नॉर्मल समझने लग जाएंगे तो कोई भी लोग आपको डिफरेंट तरीके से नहीं ट्रीट करेगा। सो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें याद रखना है कि हमें अंत में सबको मरना ही है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली जागरूक हो जाएं तो हम एब्डोमिनल कैंसर से ज़रूर बच सकते हैं। और एब्डोमिनल कैंसर किसी भी दूसरी बीमारी की तरह प्रॉपरली ट्रीट हो सकती है और उस ट्रीटमेंट के बाद हम नॉर्मल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। अंत में ये स्लाइड मैंने वापस लगाई है इस उम्मीद से कि शायद इस जानकारी के बाद ज़्यादातर हम में से लोग सर्जरी और दवाई की लाइन में ना खड़े होकर लाइफस्टाइल चेंज करने की लाइन में खड़े होंगे, जिससे कि हम इन बीमारियों से बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ जानकारी है। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो मेरी बात कही हुई समझ में नहीं आई हो तो इन पोर्टल्स में जैसे कि ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर, इस पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं जिनको हम आपको संतोषपूर्वक जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। So my sincere thanks to all our patients and their families without whom support this would not have been possible. All the attendants for sparing their valuable time for today's program. Our partners Aditya Birla Housing Finance and CK Birla Hospitals whose support and help was immensely useful to make this program successful. Innate team and its leader Mr. Gautam for their tireless support. Mr. Manjeet, Abhishek, Rahul, Brijesh, Navneet for their execution of the whole program smoothly and for audio-visual support. Mr. Rohit and Bhavani for giving IT support, and Ms. Surbhi, our lovely anchor, who has made all the difference. Thank you very much and see you next year.